वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के। अब ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे समीक्षा अधिकारी हो गया या फिर उत्तर प्रदेश PCS, इन सब में आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया, यकीन मानो इंडियन हिस्ट्री की समझो आपने 90% तैयारी कर ली। आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स आप देखते रहो इस वीडियो सीरीज के माध्यम से, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया। मतलब अगर अगस्त 1947 तक की बात करें तो अगस्त 1947 तक कौन सी ऐसी 3 रियासतें थीं जो हिंदुस्तान में शामिल नहीं हुई थी, जबकि ज़्यादातर रियासतें जो थी वो एग्री कर गई थी और हिंदुस्तान का जो संघ था उसमें शामिल हो गई थी। सो ये 3 थी, एक थी जूनागढ़, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। इन 3 को याद रखना, ये 3 शामिल नहीं हुई थी। बट फाइनली 1948 के एंड तक आते आते ये 3 भी जो थी हिंदुस्तान में शामिल हो गई थी। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी ऐसी देसी रियासत थी जिसने यथावत समझौते का पक्षधर था। वो मतलब जो स्टैंड स्टिल एक समझौता हुआ था तो उसके पक्ष में कौन सी रियासत थी वो आपको यहाँ पर बताना है। अब ये हैदराबाद है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ है या फिर ये आपका मैसूर है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी कि हैदराबाद, ठीक है। अब ये जो स्टैंड स्टिल समझौता था, इस समझौते के थ्रू हैदराबाद रियासत जो थी ये मतलब इसके पक्ष में थी। स्टैंड स्टिल समझौते की जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में ही ये रहना चाहते थे। सो इसी को यथावत यह समझौता या फिर स्टैंड स्टिल समझौते की बात करते हैं। सो इसमें किस किसने इस पर साइन किया था। सो अगर हैदराबाद रियासत की तरफ से बात करें तो इनके जो उस टाइम पर PM थे जिनका नाम था आपका मीर लईक अली, इन्होंने साइन किया था इस स्टैंड स्टिल समझौते पर। और इधर से अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, इन्होंने साइन किया था जो कि गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर। सो ये 2 पॉइंट याद रखने। इसके अलावा डेट याद रखिएगा 29 नवंबर 1947, ठीक है, 29 नवंबर 1947 को ये जो समझौता था इस पर साइन किए गए थे। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। क्या पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करना ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी, या फिर ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग देना था, या फिर तटस्थता की नीति थी, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो अगर हम बात करते हैं 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पर कांग्रेस का एक क्लियर विजन था कि हम ब्रिटिश सरकार को या फिर ब्रिटिश सेना को तभी सहयोग करेंगे, तभी समर्थन देंगे जबकि स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए,
ठीक है, हिंदुस्तान को जो है इसके बदले में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए, अगर ऐसा होगा तब हम सहयोग करेंगे। उस टाइम पर जो वॉयसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना हिंदुस्तान को जो है शामिल करवा दिया था युद्ध में, जिसके अगेंस्ट जो थी मतलब कांग्रेस कार्य समिति ने जो युद्ध की घोषणाएं जो मांग थी उसमें क्लियर ये फिर बात बोली थी कि हमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। बट हिंदुस्तान को जो है जबरदस्ती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कराया गया था। लॉर्ड लिनलिथगो, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको एक कथन दे रखा है और एक यहाँ पर कारण दिया हुआ है और पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कथन की, कथन क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि कांग्रेस का सीधा सा क्लियर एजेंडा था कि अगर हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है, इंडिया को एज अ फ्री नेशन घोषित किया जाएगा, तभी हम सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वहीं कारण की बात करें, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने की आशा, तो यहाँ पर आशा का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सीधी मांग थी कि अगर करोगे आप हिंदुस्तान को स्वतंत्र घोषित, तभी जो है हम सहयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी कि एस और आर दोनों ही यहाँ पर असत्य हैं। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का जो विचार था ये सबसे पहले किसने दिया था? अब ये मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया, या फिर ये सैयद अहमद खान ने दिया, या फिर ये सर मोहम्मद इकबाल थे, या फिर ये थे आपके लियाकत अली खान। किसने जो है पहली बार मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र का जो एजेंडा था या फिर जो कहें विचार था वो प्रस्तुत करा? सो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा हमारा? सर मोहम्मद इकबाल। अब ये जो प्रस्ताव था या फिर ये जो विचार था ये पहली बार कब सामने आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। सो 1930 का मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ था, इलाहाबाद सेशन, ठीक है, वार्षिक अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, वहाँ पर मोहम्मद इकबाल इन्होंने ये चीज़ क्लियर बोली थी कि जो मुसलमान हैं इनके लिए जो एक अलग राष्ट्र होना ही चाहिए, ठीक है। और इसमें इन्होंने जो एरिया इंक्लूड करे थे, इसमें आपका पंजाब था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था, इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान। इन्होंने बोला कि इन सबको मिलाकर जो है एक अलग राष्ट्र बना दो जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए हो। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद इकबाल, ठीक है। तो ये यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एग्जामिनेशन में मतलब पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सो आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? आगा खां थे, M.A. जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, या फिर मोहम्मद इकबाल। तो अभी हमने देखा है इलाहाबाद का सेशन 1930, जिसमें मोहम्मद इकबाल ने जो है इस बात की बात करी थी, पहली बार विचार रखा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग जो है राष्ट्र होना चाहिए, जिसमें पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान, इस पूरे एरिया को इन्होंने बोला कि एक साथ इंक्लूड करके मुसलमानों के लिए एक राष्ट्र के रूप में इसको घोषित कर देना चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? अब पहली बात तो ये चलिए किसने कहा था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्यों कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कहा किसने। सरोजनी नायडू ने बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि 1919 में, ठीक है, 1919 में पार्लियामेंट सिलेक्ट कमेटी के सामने जिन्ना जो थे वो गवाही दे रहे थे। उस टाइम पर जिन्ना से पूछा गया था कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? उसके आंसर में उन्होंने बोला था कि हाँ, मैं एक भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। और उसके बाद जो मेजर ऑक्सबी गौर, इनका नाम भी याद रखिएगा, मेजर ऑक्सबी गौर, ठीक है, इन्होंने ये पूछा कि इसका मतलब ये है कि आप जो है राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदुओं के बीच में जो भेदभाव है उसको जल्द से जल्द दूर करना चाहते हैं। सब जिन्ना ने इस बात के लिए बोला था कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है और मुझे बहुत खुशी होगी कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो एक हो जाएं और ऐसा दिन जल्द ही आए। सो ये जब इन्होंने ये पूरा अपना भाषण दिया था या फिर पूरी जो गवाही दी थी, तो उसके रिगार्डिंग ही सरोजनी नायडू जी ने इनको बोला था कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि कथन जो है आपका कि नेहरू एक राष्ट्र भक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, ये किसने दिया था? ये M.K. गांधी ने दिया, मौलाना आज़ाद ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा दिया गया? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि सर मोहम्मद इकबाल, इन्होंने ये बात बोली थी जिन्ना के लिए। ठीक है, पंडित नेहरू ने अपनी जो बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें ये चीज़ मेंशन्ड है, जिसमें मोहम्मद इकबाल ने मुलाकात की थी पंडित नेहरू से और बोला था कि आप जो है एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि अगर जिन्ना की बात करें तो वो एक पॉलिटिशियन है, एक राजनीतिज्ञ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, बिल्कुल सही बात है। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र चाहते थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, बिल्कुल सही बात है। वे सदैव एक डायरी रखते थे, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मुसलमानों के लिए एक पृथक देश के प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति जो थी वो कहाँ हुई थी? तो अभी हमने देखा है कि 1930 का जो मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, उसमें सर मोहम्मद इकबाल इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में पहली बार इस चीज़ को मेंशन करा था कि मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र होना चाहिए। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन ए। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, सो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आकर अपनी बात ज़रूर रखिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव ये पारित किया गया था कब? फरवरी 1922 में, दिसंबर 1928 में, मार्च 1940 या फिर सितंबर 1944? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि मार्च 1940 को। ठीक है, सो ये यहाँ पर सही आंसर आएगा। और एग्जैक्टली अगर हम बताएं कि कहाँ पर कौन से अधिवेशन में इसको पारित करा गया इस प्रस्ताव को, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछी जाए तो 23 मार्च 1940। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में ही पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसमें जो आधार था वो ये था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं होगा, उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जिसमें इंडिया के पूर्व और पश्चिम के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उनको एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार ना किया गया हो। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्लियरली बोला गया था कि इंडिया के ईस्ट में और इंडिया के वेस्ट में जो मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाला जो एरिया है उसको जो है पाकिस्तान के रूप में घोषित किया जाना बेहद ज़रूरी है। बिना उसके ऐसे किसी भी संविधान को हम नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे जिसमें ये चीज़ मेंशन्ड नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, वो कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ, कराची में, मुंबई में या फिर लखनऊ में? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, यानी कि लाहौर। अभी हमने बात करी थी लाहौर सेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव को जो है वो पारित करा गया, तो उसमें क्लियरली ये बात बोली गई थी कि भाई जो इंडिया के ईस्ट में और जो वेस्ट में इंडिया के जो ऐसे प्रदेश हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, ठीक है, तो उनके लिए जो है अलग एक तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455
इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। राष्ट्र की मांग उसके अंदर करी गई थी, पाकिस्तान के बारे में उसमें बोला गया था कि पाकिस्तान वाला जो एक फॉर्मूला है दो राष्ट्र का वो होना चाहिए, मतलब हिंदुस्तान हो और पाकिस्तान हो। अब यहां पर बात ये उठती है कि ये जो प्रस्ताव था इसका प्रारूप ये किसने तैयार किया था। सो ये नाम जरूर याद रखिएगा, सिकंदर हयात खान। वैसे अगर मुझे सही याद है तो आपने एक वीर ज़ारा मूवी भी देखी होगी, तो उसमें सिकंदर हयात खान का नाम आता है कि एक बहुत ऊंचे घराने में जो है शाहरुख खान का वहाँ पर अफेयर होता है, प्रीति जिंटा से उनके साथ मोहब्बत होती है, तो उसमें आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा सिकंदर हयात खान का, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। ज़रूर देखिएगा, मूवी बहुत अच्छी है, ठीक है। सो 23 मार्च 1940 का आपको दिन याद रखना है। और बाकी सिकंदर हयात खान, इन्होंने प्रारूप तैयार करा था, इनका नाम याद रखिएगा, लाहौर सेशन याद रखिएगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। अब पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया ये जरूर आपको यहां पर याद रखना है। क्या है वो तारीख? 23 मार्च 1943, 23 मार्च 1943। अब ये जो 23 मार्च का दिन था ये क्यों चुना गया? जैसा अभी हमने बात करी थी कि भैया जो आपका मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था 22 से 24 मार्च 1940 के बीच में हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना ने उसमें अध्यक्षता की थी। और 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से अलग एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की बात करी गई थी जिसको पाकिस्तान के रूप में बोला गया। और उसमें बोला गया था कि हमें ये पाकिस्तान चाहिए जो इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न प्रदेश हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है, बहुत ज़्यादा इन सेंस की मेजॉरिटी में है, तो वो एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। इसी डेट को याद रखने के लिए, इसी डेट को आगे जनरेशन को कैरी ऑन करवाने के लिए कि पाकिस्तान का जो वो हुआ अपना पाकिस्तान दिवस मनाया गया, तो वो 23 मार्च 1943 इसको मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया था। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो अभी हमने देखा है मोहम्मद अली जिन्ना, ये यहां पर सही नाम है जिन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें यहां पर आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए पहला सत्याग्रही चुना गया ये कौन था। सो यहां पर आपका सही आंसर, मुझे लगता है कि आपको पहले से पता भी होगा, ये विनोबा भावे यहां पर हमारा सही आंसर आएगा। अगस्त प्रस्ताव जब पूरी तरीके से अस्वीकार किया गया तो उसमें फिर कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया। और ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसमें ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध को प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के रूप में चुना गया, मतलब सिंबॉलिक ये एक्सप्रेशन था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह इसकी शुरुआत कब हुई थी ये डेट याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो दूसरे सत्याग्रही थे वो कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। सो ये सारे पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहां पर पूछा गया है वैयक्तिक सत्याग्रह ये किसने आरंभ किया। तो अभी हमने बात करी है किसकी? विनोबा भावे जो पहले सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे ब्रिटानिया या फिर ब्रितानिया हुकूमत या फिर सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप घोषणा जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स द्वारा लाए गए थे उसमें क्या क्या सम्मिलित था। ठीक है, ये इसके अंदर पूछा गया है कि उसमें क्या कुछ सम्मिलित था। अब पहला यहां पर जो दिया हुआ है स्टेटमेंट की भारत को एक डोमेनियन स्थिति दी जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। तीसरा कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य में भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट है जिसमें बात करी गई है कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। तो कौन कौन सी बातें थीं जो कि इस प्रारूप में जो कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लेके आए थे उस प्रारूप में शामिल था। सो इसका सही आंसर क्या आएगा भाई? ये जो चारों स्टेटमेंट है, चाहे बात करी जाए कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, स्टैफोर्ड क्रिप्स का ये जो प्रस्ताव था उसके अंदर ये बात कही गई थी, जितने भी प्रांत हैं जो भी राज्य हैं इनको मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, ये वाली बात भी बोली गई थी स्टैफोर्ड क्रिप्स के प्रस्ताव में।
कोई भी प्रांत या फिर भारतीय राज्य में भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। मतलब मैंडेटरी नहीं है। उस समय जो रियासतें थीं वो चाहें तो जो इंडियन यूनियन रहेगा उसके अंदर शामिल हो सकती हैं, चाहे तो ना हो। ये इस प्रस्ताव में था क्रिप्स के। इसके बाद भारत का संविधान जो है वो भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए। दिस वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट प्रस्ताव। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। जो यहाँ पर सही नहीं है वो आपको चूज करना है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि युद्ध समाप्ति होने पर डोमेनियन दर्जा हिंदुस्तान को दिया जाएगा। ये वाली बात इसके अंदर थी, ये सही है। दूसरा है कि संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा। ये भी सही बात है। इसके बाद नई कार्य परिषद के नियुक्त जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये वाली बात इसके अंदर सही नहीं थी। इसके अलावा कोई भी सूबा या फिर कोई भी रियासत जो है वो भारतीय संघ से बाहर रह सकती है, ये वाली बात भी इसके अंदर कही गई थी। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। अब ये राजनीतिक फिरौती किसने कहा था महात्मा गांधी के आंदोलनों को, ये यहाँ पर आपको बताना है। इसमें ऑप्शंस हैं आपके, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने ये बात बोली थी, या फिर लॉर्ड वेवल ने, या फिर लॉर्ड लिनलिथगो ने, या फिर लॉर्ड मोंटेग्यू, किसने ये वाली बात बोली थी। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने ये वाली बात बोली थी। इन्होंने बोला था कि महात्मा गांधी के जो आंदोलन होते हैं किसी राजनीतिक फिरौती से कम नहीं है। वॉयसराय और गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड लिनलिथगो। इनका जो कार्यकाल था हिंदुस्तान में जितने भी वॉयसराय रहे उन सब में सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा था। ये इंडिया आए थे 1936 में वॉयसराय के रूप में यहाँ पर रहे थे और 1943 तक रहे थे। सो एक लंबा कार्यकाल इनका रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था। एग्जैक्टली कौन सी डेट को भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया गया, ये जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें यहां पर पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति ये कौन था, या फिर वॉयसराय की बात करें तो अभी हमने लिखा है लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो यहां पर हमारा सही आंसर आएगा। है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा। अब देखो 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने का मतलब क्या है, या तो किसी ने उनको हराया ही ना हो, और या फिर ऐसा हुआ हो कि भैया इलेक्शन ही ना हुए हों। सो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर, अबुल कलाम आज़ाद या फिर मौलाना आज़ाद। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझो कि कैसे लगातार 6 सालों तक ये अध्यक्ष रहे। रामगढ़ अधिवेशन हुआ आपका 1940 में, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ, वहां पर कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने। उसके बाद 1941 से लेके 1945 के बीच में कांग्रेस का कोई भी एनुअल सेशन नहीं हुआ, वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ, तो भैया वहां पर अध्यक्ष चुने जाने की भी कोई बात नहीं हुई। इस वजह से लगातार 5 सालों तक और ये अध्यक्ष रहे, 1941 से लेके 1945 तक। तो इन टोटल 6 साल लगातार मौलाना आज़ाद, अगर हम आज़ाद मतलब भारत की बात ना करें, हम 1947 से पहले की बात करें, तब मौलाना आज़ाद सबसे ज़्यादा समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब ऐसी पर्सनैलिटी है ना जिनके बारे में जब आप पढ़ना शुरू करोगे, जानना शुरू करोगे, तो आप इनसे प्यार हो जाएगा। चाहे मैं मौलाना आज़ाद की बात करूं, आप अरुणा आसफ अली के बारे में पढ़ो, आप जयप्रकाश नारायण को पढ़ो जिन्होंने एक बार फिर से हिंदुस्तान को जगा दिया था। सो ये मतलब गजब की पर्सनैलिटीज़ थे, और उस टाइम का वो पूरा एनवायरनमेंट भी ऐसा था कि जहाँ पर हर व्यक्ति मतलब अपनी जान देश के नाम करने को तैयार था। बट आज की डेट में उल्टा है। ठीक है, देश तो सेकेंडरी चीज़ है, सबसे पहले अपना जेब भरने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। अगला वैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेसी रेडियो का प्रसारण किया था। ये अरुणा आसफ अली थी, या फिर ये आपका जयप्रकाश नारायण थे, उषा मेहता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा उषा मेहता।
इनके बारे में पढ़ना आप, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं मिलेगी लेकिन काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा, कैसे महिलाएं, स्पेशली यंग लड़कियाँ, वो देश के लिए कुर्बान होने को तैयार थीं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर उषा मेहता जी के बारे में है कि जब गुप्त रेडियो का ये संचालन करती थी। ठीक है, विकिपीडिया का इसका पेज जरूर पढ़िएगा, काफ़ी कुछ मिलेगा आपको जानने को। बहरहाल यहाँ पर आंसर याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस दौरान बम्बई के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस का ये गुप्त रेडियो जो है उसको प्रसारित किया जा रहा था और इसकी रेंज मद्रास तक थी, मद्रास तक सुना जाता था। अब उषा मेहता के अलावा एक इंपॉर्टेंट नाम और है, वो है आपका राम मनोहर लोहिया का। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, ये जो थे राम मनोहर लोहिया, इन्होंने नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण किया था। सो ये दोनों ही पॉइंट आपको यहां पर याद रखने। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था। तो अभी हमने बात करी है किसकी, राम मनोहर लोहिया की। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है आपसे कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम क्या था। तो वो थे आपके लुई फिशर, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो यहां पर सही होगा। लुई फिशर ये महात्मा गांधी के जीवनीकार भी थे, यानी कि महात्मा गांधी की जीवनी उन्होंने लिखी थी और उनके साथ ये थे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। अमेरिकी बुद्धिजीवी, इनका नाम क्या था, पर्ल बक। ठीक है, इसके अलावा एडगर स्नो, ये जो मैं आपको नाम यहां पर लिख रहा हूं ना, इनको जरूर कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा ML सुरमेन। ठीक है, इसके अलावा आपका नॉर्मन थॉमस, ये वो लोग हैं जो कि ये वो लोग हैं जो कि आपका थॉमस, इसके साथ में लुई फिशर ने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग की थी। मतलब ये सारे लोग भी कहते थे कि हिंदुस्तान को जो है वो फ्री किया जाए, हिंदुस्तान को फ्रीडम दिया जाए। ठीक है, सो चाहे वो पर्ल बर्ग की बात करें, एडगर स्नो की बात करें, ML सुरमेन की बात करें या फिर नॉर्मन थॉमस की बात करें, इसके साथ में लुई फिशर, इन्होंने भी डिमांड की थी कि हिंदुस्तान को जो है वो स्वतंत्र किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि महात्मा गांधी के जीवनीकार ये लुई फिशर जो थे, ये अमेरिकी पत्रकार थे, ब्रिटिश थे, फ्रांसीसी थे या फिर ये जर्मन थे। तो अभी हमने देखा है आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए, यानी कि अमेरिकी पत्रकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है कि महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर ये संबंधित थे। तो इसको अभी हमने देखा है भारत छोड़ो आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है। तो सही आंसर लुई फिशर, यानी कि ऑप्शन। क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था, बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में या फिर नई दिल्ली में। सो जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होने वाला था उससे पहले ही ऑपरेशन 0 आवर को स्टार्ट किया गया था। लास्ट वीडियो में मैंने सारी बातें बताई हैं आपको, उसको जरूर देखिएगा। सो इसके तहत 9 अगस्त 1942 को सुबह सुबह ही जो है महात्मा गांधी को, सरोजिनी नायडू को, इन सबको बंदी बना लिया गया। जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस के, उन सबको बंदी बना लिया गया और बंदी बना के महात्मा गांधी को, जितने भी दूसरे कांग्रेस के और अलग अलग नेता थे, सबको जेल में डाल दिया गया। महात्मा गांधी को पूना के आगा खां महल में नजरबंद किया गया। ठीक है, सो यहां पर आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया, तो वो आएगा आपका बंबई में। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो ये थे ऑप्शन डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। इन्होंने हजारीबाग का जो सेंट्रल जेल था वहां से फरार हुए थे, उसके बाद जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज थी उसको इन्होंने संगठित किया था। अब आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें यहां पर आपसे पूछा गया है कि ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको एक कारण दिया हुआ है,
इसके बारे में कि क्या ये जो कारण है ये स्टेटमेंट को सही तरीके से उल्लेखित कर रहा है, वर्णित कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, सो स्टेटमेंट क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। बिल्कुल सही बात है। कारण, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह सही है और जो ये रीजन है ये सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को, यानी कि कारण, कथन को। सो इस तरीके से आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली ये किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। अब आंसर क्या आएगा हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन। कमेंट सेक्शन में बताना, वो प्रीवियस वीडियोस है उसमें मैं ऑलरेडी आपको सारी चीजें बता चुका हूं। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, किसने इसका जो प्रस्ताव था उसको पेश किया था और किसने इसका समर्थन किया था। ये 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर आपने नहीं अभी तक प्रीवियस वीडियोस देखे तो उनको देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको पता है सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अरुणा आसफ अली की हम बात कर रहे थे, तो देखिए प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से वहां पर जो झंडा फहराया था वो उन्होंने ही फैलाया था। ठीक है, अरुणा आसफ अली ने। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। इसके अलावा अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सारे वो नेता थे जो मतलब जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो पूरी भूमिका इन्होंने अदा करी थी और भूमिगत रहकर 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें सक्रिय इन्होंने अपना जो भूमिका थी उसको अदा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी। अब भाई अभी हमने इसके बारे में बात करी है, ऑप्शन डी आएगा यहाँ पर, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नीचे कुछ स्थान। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। स्थानों की सूची दी गई है और उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। अच्छा, यहाँ पर देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था तो अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा, कई सारे जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं उनका ये कहना था कि भाई अब जो है हिंदुस्तान को जो आज़ादी मिली 2014 में मिली है। मतलब जो हमारा पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हमारा पूरा स्ट्रगल रहा स्वतंत्रता संग्राम का, वो सब कुछ उनकी नज़रों में निरर्थक है, किसी ने कुछ किया ही नहीं। यहाँ पर लोगों ने अपनी जान ऐसे ही दे दी। ठीक है, सो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप मतलब इंडियन हिस्ट्री को देखना स्टार्ट करोगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको, तो कई ऐसे मूवमेंट आएंगे, मुझे लगता है आपकी आंखें कि जब आप देखोगे ना कि लोगों ने कितना सहा, कितना टस से मस नहीं। और आज के लोग जो ये बोलते हैं कि आज़ादी के लिए मतलब जो आज़ादी मिली वो आज़ादी थी नहीं, अब 2014 में तो क्या ही कहा जाए। आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो तो मेरा रहेगा कि अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो उसको 2 मिनट अपना खर्च करके थोड़ा सा इतिहास पढ़ा देना ज़रूरी है। ठीक है, चलो यहाँ पर बात हो रही है कि कौन कौन से ऐसी जगह थी जहाँ पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। तो इसमें एक था आपका बलिया, दूसरा था आपका सतारा। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो उसकी कुछ विशेषताएं थी। देश में कई ऐसे स्थान थे जहाँ पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। 1942 के दौरान
देश में 3 प्रमुख स्थान थे। बलिया, जहां पर अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक, मिदनापुर, बंगाल। यहाँ पर दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक यहाँ की जो जातीय सरकार थी उसने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए भी जो कार्यक्रम थे उनको शुरू किया था। इसके अलावा सतारा, जो कि महाराष्ट्र का जगह है, वहाँ पर अगस्त 1943 से लेकर और मई 1946 तक समानांतर सरकार चली, जो कि ये जो थी वो सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकारों में से एक थी। ठीक है, सबसे लंबे समय तक ये सरकार चली थी और यहाँ पर जो प्रति सरकार थी उसके नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। प्रमुख नेता की बात करें इसके तो वो थे आपके YV चौहान और नाना पाटिल। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकारें चली थी। चलिए मूव ऑन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार इसकी स्थापना हुई थी। अब ये जो जातीय सरकार है इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 1939, 40, 41 या फिर 42। तो सही आंसर क्या आएगा? 1942। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिलों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। अब ये इलाहाबाद है, लखनऊ है, बलिया या फिर फैज़ाबाद। तो आंसर क्या आएगा? अभी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, बलिया। मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और एक यहाँ पर उसका रीज़न दिया हुआ है और पूछा गया है कि कोड में कौन सा सही होगा। सो भारत छोड़ो आंदोलन ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा है, ये स्टेटमेंट था। और रीज़न की बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। अब यहाँ पर देखो ये दोनों ही जो अपने आप में कथन है सही है और ये जो कारण है ये एकदम सही तरीके से एलेबोरेट कर रहा है किसको, जो स्टेटमेंट है या फिर जो असर्शन है उसको। सो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। ठीक है, और अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। मतलब लोग एकदम भर चुके थे कि अब तो आज़ादी चाहिए ही चाहिए। सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो किस नगर में हुआ, कटक में, कोलकाता में, मिदनापुर में या फिर मुर्शिदाबाद में। तो आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कटक जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कटक में। एग्जैक्टली अगर पूछे कि डेट ऑफ बर्थ क्या थी, कब इनका जन्म हुआ, तो 23 जनवरी 1897। ये कमेंट सेक्शन में बताना कि 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में आज की डेट में मनाया जाता है। 1919 में इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से स्नातक यानी कि ग्रेजुएट की उपाधि हासिल करी और 1920 में ये ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 1938 और 1939 ये दो ऐसे कांग्रेस के सेशन थे जिसमें ये प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, एक हरिपुरा सेशन में, उसके बाद त्रिपुरी में। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी, बट फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने से पहले इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था 1939 में। ये इनको चुना गया था बट इन्होंने फाइनली रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इनके बारे में याद रखनी है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि सुभाष चंद्र बोस इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो थी वो कब की थी, कौन से ईयर में? 1936, 37, 38 या फिर 39। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? 1939 यानी कि 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यहाँ पर पूछा गया है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार ये सुझाया किसने था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने आज़ाद हिंद फौज का विचार सुझाया था? ये मोहन सिंह थे, ये निरंजन सिंह गिल थे, ये शहनवाज थे या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी कि मोहन सिंह। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी इसकी स्थापना की बात हो रही है 1940 में, 41 में, 42 में या फिर 43 में। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 1942। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी
और ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसका गठन मार्च अप्रैल के बीच में 1942 में किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन इसके गठन की जो औपचारिक घोषणा हुई वो सितंबर 1942 में हुई थी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है इसके बारे में जो याद रखिए। आज़ाद हिंद फौज, इसका जो प्रधान सेनापति था ये कौन था? ये मोहन सिंह थे, ये प्रीतम सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर ये शहनवाज खान थे? अब आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा भैया ऑप्शन ए, यानी कि मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज की जो पहली डिवीजन का औपचारिक गठन हुआ था ये 1 सितंबर 1942 को हुआ था और कैप्टन मोहन सिंह इसके पहले सेनापति थे। सो ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि कब ये हुआ था आपका? 1 सितंबर 1942 को। ठीक है, और पहले इसके जो सेनापति बने वो कौन थे आपके? मोहन सिंह, जो एक पहली डिवीजन बनी थी उसके सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा ये की कब थी? कौन सी डेट में की थी? ठीक है, अब ये 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी, या फिर ये 22 अक्टूबर 1943 को की गई, या फिर ये आपकी 23 अक्टूबर 1943 या फिर 24 अक्टूबर 1943। अब देखो ये जैसे आप देख रहे हो ना, आयोग क्या करता है जब ऐसे डेट वाइज क्वेश्चन पूछने होते हैं और बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ानी होती है तो एकदम डेट बाई डेट पूछेगा। सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? 21 अक्टूबर 1943। ठीक है, कुछ एक चीजें हैं जो आपको यहां पर जरूर पता होनी चाहिए कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, जिसको आजाद हिंद सरकार का नाम दिया गया, उसका गठन किया था। तो कहां किया था? सिंगापुर में। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, अच्छा कमेंट सेक्शन में ये बताना वो कौन सी तारीख थी जब रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। वो डेट, वो मंथ, वो ईयर। ठीक है, सो डेट, मंथ और ईयर, DMY, ये जरूर बताइएगा किसकी, मतलब क्वेश्चन मेरा गया है कि जो रास बिहारी बोस थे इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जो कमान सौंपी आजाद हिंद फौज की, ये कौन सी डेट, कौन से मंथ, कौन से ईयर में सौंपी? ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर जो ये क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? अब ये कौन से? बटुकेश्वर दत्त थे, रास बिहारी बोस थे, या फिर ये राम प्रसाद बिस्मिल थे, या फिर सूर्यसेन? तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो सकता था बट इसको कॉम्प्लेक्स बनाया नहीं गया है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? रास बिहारी बोस, यानी कि ऑप्शन बी। ना चाहते हुए भी आप इसी को लगाओगे। सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे थे। उसके बाद वो रास बिहारी बोस जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति उन्होंने घोषित किया था। सो रास बिहारी बोस का नाम जरूर आपको यहाँ पर याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस जब टोक्यो पहुंचे उसके तुरंत बाद इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग से रिजाइन किया। ठीक है, रास बिहारी बोस ने, और सुभाष चंद्र बोस को जो आजाद हिंद फौज थी उसका सर्वोच्च सेनापति घोषित किया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अगर आप लोग ये PDF चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो कोर्सेज है उसमें एनरोल कराना होगा। और जैसे समीक्षा अधिकारी का भी पेपर आ रहा है, समीक्षा अधिकारी के कोर्स में आप लोग एनरोल करवा लीजिए, या फिर APS वाले में, या फिर उत्तर प्रदेश PCS वाले में, जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो। और ये PDF जो है वो फिर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। PDF होना इसलिए भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर पाओगे चीज़ों को। अदरवाइज आप वीडियो सीरीज के माध्यम से भी कर सकते हो बट इट विल टेक टाइम। अब ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? रास बिहारी बोस ने, वल्लभ भाई पटेल, स्वामीनाथन, लक्ष्मी स्वामीनाथन, या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। रानी लक्ष्मीबाई, इनके नाम को तो हर कोई जानता है। ठीक है, इनके नाम पर ही झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना करी गई 1943 में। किसने करी? सुभाष चंद्र बोस ने करी। और लक्ष्मी सहगल ये आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड जो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी उसकी कमांडर थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इनके बारे में आपको याद होने चाहिए। आज़ाद हिंद फौज
की जो दूसरी ब्रिगेड थी, इसमें सुभाष ब्रिगेड थी, नेहरू ब्रिगेड थी और गांधी ब्रिगेड थी। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं ना कि जिनको हिस्ट्री नहीं पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनका कहना ये होता है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में कभी बनी ही नहीं। ठीक है, तो खुद यहाँ पर आप देख के समझ सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने जब अलग अलग रेजिमेंट के नाम रखे तो उसमें नेहरू ब्रिगेड भी रखी, गांधी ब्रिगेड भी रखी और रानी लक्ष्मीबाई भी रखी। तो किस बिहाफ पर या फिर क्या कहें ऐसे लोगों को। ठीक है, चलो छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? अब ये महात्मा गांधी ने बोला, राम मनोहर लोहिया ने, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो ये तो बात हो गई भैया किसने बोला, तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला। ठीक है, अब कब बोला और क्यों बोला, ये दो क्वेश्चन मेरी तरफ से हैं कि कब बोला और क्यों बोला। ये ज़रा ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, क्या ऐसा रीज़न रहा था जब रविंद्रनाथ टैगोर इनके द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित करा गया सुभाष चंद्र बोस को, और क्यों करा गया। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था कि देशभक्तों के ये देशभक्त हैं, इतने बड़े देशभक्त हैं ये। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं इनका आंसर जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जय हिंद ये किसका नारा था? जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ये नारा दिया था जय हिंद, जो आज भी इंडिया की जो हमारी आर्मी है, नेवी है, उसके अंदर ये नारा आज भी उतना ही रेलेवेंट है। मतलब जब भी कोई फौजी किसी दूसरे फौजी को देखता है, जय हिंद ज़रूर बोलता है। ठीक है, मतलब तब से शुरू हुआ और ये अब ख़त्म होने का इसका कोई वो नहीं है, ख़त्म होगा भी नहीं, क्योंकि ये नारे उनके द्वारा दिए गए हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया था। ठीक है, और एक प्राउड की फीलिंग आती है जब आप जय हिंद बोलते हो तो। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है, फिर किस तिथि को मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945, 11 नवंबर 1945, 5 नवंबर 1945 या फिर 10 नवंबर 1945? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? 12 नवंबर 1945। ये जो है आज़ाद हिंद फौज दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, जबकि 5 से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, सो 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945, ठीक है, मतलब ईयर आप हटा भी सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, मतलब ये पूरा सप्ताह जो मनाया गया ये आज़ाद हिंद फौज सप्ताह के रूप में मनाया गया, जबकि 12 नवंबर 1945 इस पर्टिकुलर डेट को आज़ाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 साल के कारावास का दंड दिया गया? अरुणा आसफ अली, शहनवाज, राशिद अली या फिर रास बिहारी बोस? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी, यानी कि राशिद अली। आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे और जो अधिकारी थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में इन पर मुकदमा चलाया। 3 इसमें अभियुक्त थे, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह और शहनवाज। इनको फांसी की सजा दी गई थी, जबकि राशिद अली इनको 7 साल का कारावास जो था उसका दंड दिया गया था। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था, जिसमें भूलाबाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू ये प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के अगेंस्ट पूरा देश जो था वो तेज मतलब एकदम क्रोधित था, आक्रोशित था। और फाइनली जब ब्रिटिश वायसराय को भी समझ में आया, लॉर्ड वेवल को, कि भैया ये सही है नहीं, ठीक है, तब उन्होंने अपना विशेषाधिकार की जो शक्ति थी उसका यूज़ करा और मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि ये बहुत गंभीर इसके आगे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तब जाकर उन्होंने अपनी भूल को सुधार किया, अपना जो उनका राइट था उसका यूज़ करते हुए फाइनली जो मृत्युदंड की सज़ा थी उसको समाप्त किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे की पैरवी कर रहे वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी? तो ये आंसर अभी हमने बात करी है, भूलाबाई देसाई। इसके अलावा और कौन कौन से थे, मतलब ये मेन अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके अलावा जो थे आपके कैलाश नाथ काटजू थे, सर तेज बहादुर सप्रू थे, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई, ये सब थे, ठीक है। और इस पूरे समूह का जो नेतृत्व कर रहे थे या फिर अध्यक्षता कर रहे थे वो भूलाबाई देसाई थे।
सो दोस्तों, इसके साथ ही आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया 1945 में, 1946, 1944, 1947। तो इस क्वेश्चन की बात क्या ही करें, अभी इतना सब कुछ आप पढ़ चुके हो। सो मुझे लगता है आपको एकदम क्लियरली पता है कि भैया 1945 में, ठीक है। फौज के जो अधिकारी थे उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? सीआर दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, के.एन. काटजू और जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर यहां पर क्या आएगा? ऑप्शन डी। अब जो ये कांग्रेस की पूरी बचाव समिति थी आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के लिए या फिर उसके सैनिकों के लिए, तो उसमें जो पूरा एक ग्रुप था जिसमें अलग अलग वकील थे, तो इसमें भूलाभाई देसाई जो थे उस पूरे ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी जो है वो निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? अब ये भूलाभाई देसाई हैं, तो ये तो उस पूरी टीम के अध्यक्ष ही रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। सो डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू का भी अभी हम देख चुके हैं, बट सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें शामिल नहीं थे। सो आंसर यहां पर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उसका नेतृत्व किसने किया था? अब ये आपके सर पैथिक लॉरेंस थे, ये लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड विवल थे, या फिर ये सर जॉन साइमन थे? किसने जो है वो उसको कैबिनेट मिशन को लीड किया था, या फिर कहें तो उसके अध्यक्ष या फिर नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो यहां पर सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था? अब ये जो त्रिस्तरीय मतलब तीन अलग अलग उसमें लेवल में या फिर तीन अलग अलग लेयर्स में उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का होना चाहिए, ये प्रस्ताव किसने दिया? ये क्रिप्स मिशन ने दिया, ये वेवल प्लान ने दिया, ये कैबिनेट मिशन ने दिया, या फिर साइमन कमीशन ने? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि कैबिनेट मिशन। इसने ये प्रस्ताव दिया कि हिंदुस्तान में जो शासन रहे वो कैसा रहे? त्रिस्तरीय रहे, यानी कि तीन अलग अलग उसमें लेवल होने चाहिए। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट अ सेकेंड। अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का जो है वो प्रस्ताव किया था? तो अभी हमने देखा है ऑप्शन बी आएगा, यानी कि साइमन कमीशन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन था, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे जिनको मिलाकर इस पूरे मिशन को बनाया गया, उसमें निम्नलिखित में से कौन एक सदस्य नहीं थे? सर पैथिक लॉरेंस तो थे ही थे, ठीक है, A.V. अलेक्जेंडर भी उसके अंदर थे। अब लॉर्ड एमरी और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इसके अंदर कौन जो है वो शामिल नहीं था? अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। तो भाई सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी इसमें थे, जबकि लॉर्ड एमरी इसमें शामिल नहीं थे। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन के बारे में कुछ एक पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं कि मार्च 1946, ठीक है, मार्च 1946 में ये मिशन जो था हिंदुस्तान पहुंचा था, और इस मिशन के सदस्य ये थे आपके स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि अध्यक्ष थे आपके बोर्ड ऑफ ट्रेड के। पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे, और A.V. अलेक्जेंडर ये आपके नौसेना मंत्री थे। और इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। प्रांतों में छोटे और बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि इसने की थी, और प्रांतों को ABC 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। सो ये कुछ था आपका कैबिनेट मिशन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस थे, सही बात है। जॉन साइमन नहीं थे, ठीक है। स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, और A.V. अलेक्जेंडर। सो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी। इस अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, ये यहाँ पर व्यक्तियों होगा, ठीक है। इन व्यक्तियों में से
कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स या फिर एवी अलेक्जेंडर? तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। इस क्वेश्चन में आपको एक कथन दे रखा है, एक यहाँ पर आपको कारण दिया हुआ है, उसके बाद नीचे कूट दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसके अंदर सही होगा। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पर सारी चीज़ें देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर कथन दिया हुआ है, ये कथन क्या कहता है? ये कथन कहता है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण क्या था? कारण था कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें तो इसको बहुत इच्छा नहीं थी, फिर भी कांग्रेस प्रांतों के जो गुट बनाने पर ये काफ़ी अप्रसन्न थी और लीग जो थी, मुस्लिम लीग, उसने पाकिस्तान के ना मानने पर वो कैबिनेट मिशन प्लान के सपोर्ट में नहीं थी। सो ना तो कांग्रेस थी कैबिनेट मिशन प्लान के सपोर्ट में और ना ही मुस्लिम लीग। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस थी उसने और लीग ने इसको स्वीकार कर लिया, थोड़ी बहुत अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उसको ओवरकम करते हुए उन्हें स्वीकार कर लिया। 10 जुलाई 1946 को जब पंडित नेहरू ने ये कहा कि ये समूहीकरण अनिवार्य नहीं है और समूह जो है, जो आबासा, इसमें डिवाइड करने की इसके अंदर बात करी गई, 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने की बात कही प्रशासन को, तो पंडित नेहरू ने इस चीज़ के लिए बोला कि ये अनिवार्य नहीं है और समूह बा और सा के जो राज्य हैं वो असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया था और सीधी कार्रवाई यानी कि डायरेक्ट एक्शन उसका प्रस्ताव दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअली अपनी अपनी जगह सही है, बट जो ये रीज़न है ये सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को या फिर असर्शन को। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारे आज के इस वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? अब ये महात्मा गांधी हैं, ये जवाहरलाल नेहरू हैं, या फिर ये सरदार पटेल हैं, या फिर ये मौलाना आज़ाद हैं। सो इसमें यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा? महात्मा गांधी। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में ये पूरी तरीके से थे और इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने बोला था कि ये जो योजना है उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना है, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की जो दुख से भरी हुई भारत की जनता थी या फिर भारत भूमि थी वो यातना से मुक्त हो सकती थी। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था इस प्लान के बारे में, कैबिनेट मिशन प्लान। भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अब ये जवाहरलाल नेहरू थे, जेपी कृपलानी थे, या फिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर सरोजनी नायडू। सो इसका यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। एक तो चलो ये वाली बात तो समझ में आ गई कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया था उस टाइम पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आज़ाद। अगर हम मौलाना आज़ाद की बात करें तो इन्होंने मिशन के साथ विचार विमर्श करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति जो थी उसने इनको पूरा अधिकार दे रखा था, ये इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये इस मिशन के साथ जो है विचार विमर्श करें। 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात करी थी। तो ये जो डेट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं इसको जरूर याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1946। ठीक है, ये वो डेट है जब इन्होंने जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे उनसे मुलाकात करी थी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जब हम कैबिनेट मिशन की बात करते हैं सो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने करी थी और कितने इसके अंदर सदस्य थे और कौन कौन थे। ये 2-3 क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। जो भी बताएगा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा उसमें सबसे पहले मैं उन लोगों के नाम अनाउंस करूंगा। अब ये जो प्रक्रिया है इसको अपनाने का सिर्फ एक रीजन है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो तो उससे रिलेटेड
जितने फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपके दिमाग में क्लिक कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपकी तैयारी अच्छी है और आप जो है उसी पर आगे बढ़ते रहें और धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को कवर अप करें। और अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि आपको नहीं याद आ रहा है दैट मीन्स कि आपको अभी मल्टीपल रिविजन की ज़रूरत है। पढ़ा तो आपने होगा, ये तो 100% है, बट रिवाइज करना दैट इज़ वेरी एसेंशियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है वो निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अब ये स्वराज पार्टी ने 1935 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या फिर सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। आई होप कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 100% पता होगा। आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। अब इसके बारे में क्या कुछ है ये यहां पर एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की, तो संविधान सभा का जो सिद्धांत था, इसका मतलब जो एक दर्शन कह लें या फिर इसका कह लें कि ये पहली बार किसका विचार था, कब ये आया था, तो 1895 में स्वराज विधेयक, उसमें सबसे पहले संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन होता है और इसको बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार करा गया था। ये पॉइंट यहां पर जरूर याद रखिएगा। 1895 में यानी कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया स्वराज विधेयक, इसके अंदर सबसे पहली बार जो है इस सिद्धांत का दर्शन हुआ था। ठीक है, स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के 1895 में। 20वीं सदी में हम बात करें तो 20वीं सदी में इस विचार की ओर सबसे पहला जो संकेत दिया वो महात्मा गांधी ने दिया था। 1922 उन्होंने अपने विचार इस पर प्रकट किए थे। ठीक है, और उन्होंने ये चीज बोली थी कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा। उसके बाद 1924 की बात करें तो 1924 में मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। इसके बाद औपचारिक रूप से अगर हम बात करें कि संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन ये किसने करा? MN राय, मानवेंद्र नाथ राय ने किया था और इस विचार को मूर्त रूप देने का जो काम था वो पंडित नेहरू ने किया था। इसके बाद फाइनली दिसंबर 1936 ये वो ईयर और ये वो मंथ है जब कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और इसके महत्व की व्याख्या की थी। ठीक है, सो अभी अगर यहां पर हम देखते हैं, सो इसमें जो विकल्प है आपका स्वराज पार्टी वाला, ठीक है, अगर ये आपका 1934 होता, ये जैसे यहाँ पर 1935 दिया हुआ है ना, ईयर गलत दिया हुआ है, अगर यहाँ पर 1934 होता तब हमारा आंसर ये होता। अदरवाइज ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। तो कांग्रेस पार्टी ने जो फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और उसके महत्व की व्याख्या की थी वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम 1934 की बात करते हैं तो 1934 में गठित हुई थी रांची में स्वराज पार्टी और इसने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। सो अभी संविधान सभा के बारे में आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। पहली बार जो इसका दर्शन मिला स्वराज विधेयक में मिला 1895 के। इसके बाद 1922 की बात करें तो 1922 में महात्मा गांधी ने अपने विचार इस पर प्रकट किए। उसके बाद 1924 की बात कर लें, फिर फाइनली दिसंबर 1936 की बात कर लें, उससे 1-2 साल पहले की बात करें 1934 की, तो स्वराज पार्टी इसने जो है संविधान सभा की गठन की मांग की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप यहां पर देख रहे हो इसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का जो निर्माण किया था उसका गठन किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, जो महारानी की घोषणा हुई उसके अंतर्गत, या फिर कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। भारत में अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये 24 मार्च 1946, ये डेट, ये मंथ, ये ईयर जरूर याद रखें। 24 मार्च 1946 इसमें जो है नई दिल्ली में ये आपका कैबिनेट मिशन आया था और इसमें मैंने अभी आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछे हैं कि कौन कौन इसमें शामिल था, इसके मेंबर्स कौन कौन से थे और इसके अध्यक्ष कौन कौन थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे या फिर निम्नलिखित में से किस एक ने
ठीक है, ये किसे नहीं होगा, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया था? साइमन कमीशन, राजाजी फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन योजना या फिर वेवेल योजना? आई होप आप लोगों को अब एकदम क्लियर है कि आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा, कैबिनेट मिशन योजना। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? अब ये 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 11 लाख या फिर 12 लाख? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 10 लाख व्यक्ति। ये जनसंख्या का प्रोपोर्शन इसके अंदर रखा गया था। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था ये कब हुआ था? 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946 या फिर 26 नवंबर 1946? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई? दिल्ली में। इसके बाद जरा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, जो पहले स्थायी सदस्य मतलब स्थायी अध्यक्ष चुने गए संविधान सभा के, उनका नाम क्या था और कौन सी डेट, कौन से मंथ में इनको चुना गया? ठीक है, ये 2 चीजें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। इसके साथ ही ईयर भी बताइएगा। ईयर तो खैर इजी है, बता ही लेंगे, बट डेट बताइएगा, मंथ बताइएगा और किसको चुना गया संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से या फिर इनमें से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष ये कौन सा था? अभी जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है वो यही क्वेश्चन है, ठीक है। सो मैं इसका आंसर यहां पर आपको नहीं बताऊंगा। आई होप कि आप लोग जो है इजीली प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर बता पाए होंगे। अदरवाइज यहां पर थोड़ा सा इंडिकेशन और देता हूं, ना तो सरदार पटेल थे ना डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये 2 नाम यहां पर छोड़ रहा हूं, 50-50 गेम है। आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा पहले क्वेश्चन को करने का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी कमेंट सेक्शन में आप ही को बताना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो पहला क्वेश्चन जो था इससे पहले वाला वो यही क्वेश्चन है, और जो मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें भी आपको सेम क्वेश्चन का आंसर ही करना है। सो यहां पर कुछ एक बात कर लेते हैं। अगर हम इसके गठन की बात करें तो उस समय जो है संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई थी। मतलब इसको पूरा अधिकार दिया गया था, इसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं था। संप्रभु का मतलब है जो मतलब स्वतंत्र हो, जिसके ऊपर किसी और की मर्जी ना चल रही हो, किसी और का कोई भी उसके अंदर इन्फ्लुएंस ना हो रहा हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि पंडित नेहरू इनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार जो थी वो कब उसका गठन किया गया था? ये यहां पर आपको बताना है, ठीक है। जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946 या फिर अक्टूबर 1946? तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि सितंबर 1946। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को, ठीक है, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में सेवरल टाइम्स पूछी गई हैं, याद रखिएगा। 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण भेजा। इसके बाद 24 अगस्त की बात करें 1946 की, तो 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इसके बाद 2 सितंबर 1946 की बात करें तो ये वो डेट, मंथ और ईयर है जब इसका गठन किया गया, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा? आपका ऑप्शन सी। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि जब इसका गठन किया गया था सो प्रारंभ में मुस्लिम लीग जो थी उसने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। चलिए, इसके बाद के अंतरिम सरकार जो कि 1946 में बनी थी उसमें वित्त मंत्री था। अब ये फजलुल हक हैं, ये खिर्ज हयात खां हैं, ये लियाकत अली खान है या फिर ये गजनफर अली खान है। सो जब हम यहाँ पर बात करते हैं वित्त मंत्री की तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि लियाकत अली खान। इनको वित्त मंत्री बनाया गया था और इन्होंने नया बजट जब प्रस्तुत किया था उस टाइम पर उद्योगपतियों और व्यापारियों पर
अत्यधिक कर लगाया था, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो टैक्स जो था इम्पोज किया था किस पर, उद्योगपतियों पर और व्यापारियों पर। अंतरिम सरकार की बात करें, सो अंतरिम सरकार जब ये बनी थी 1946 में, उस टाइम पर अगर हम बात करें अक्टूबर 1946 की, तो उसमें जो मुस्लिम लीग थी उसके 5 सदस्यों को इसमें शामिल करा गया था। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की जब हम बात करें कितने सदस्यों को इसके अंदर शामिल करा गया था, 5। अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये 5 सदस्य जो मुस्लिम लीग के शामिल हुए थे अंतरिम सरकार में, जो कि 1946 में बनी थी, वो कौन कौन थे, उनके नाम कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग बताएंगे तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें सबसे पहले मैं आपका नाम यहाँ पर अनाउंस करूँगा। देखिए, ये जो प्रैक्टिस होती है जिसमें आप खुद से भी कोशिश करते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा सा अंदर खंगालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कहाँ आंसर छुपा हुआ है, ये प्रैक्टिस ही आपके समझिए कि डेली बेसिस पर जब आप ये चीज़ करते हो तो रिवीजन अपने आप होता जाता है, और ये रिवीजन इतना स्ट्रांग होता है कि इसके बाद फिर आपको कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की, आप इजीली सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। लॉर्ड फेयर के यही क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर। 2 सितंबर 1946, ये डेट्स जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा उनको आपको ज़रूर याद रखना है, एग्जामिनेशन में एज इट इज़ डेट्स भी पूछी जाती हैं। 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, मतलब ये वो डेट है जब अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, यानी कि इसको एस्टेब्लिश किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी आपकी, 24 अगस्त 1946 को। ठीक है, सो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जब अंतरिम सरकार की घोषणा हुई तो वो करें तो लीग के अंतरिम सरकार में 5 लोग शामिल हुए थे, और पंडित नेहरू, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग इसमें शामिल थे जो अंतरिम सरकार थी। जब हम विधि मंत्री की बात करते हैं तो विधि मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर, इनको नामित किया गया था, वो थे आपके जोगेंद्र नाथ मंडल। ये क्या थे, आपके लॉ मिनिस्टर बने थे अंतरिम सरकार में। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। बाकी मैंने जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना है कि मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कौन कौन से थे, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। अब ये जवाहरलाल नेहरू हैं, या फिर ये आपके लियाकत अली खान हैं, या फिर अबुल कलाम आज़ाद हैं, या फिर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन इसमें शामिल नहीं थे। अब देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्यूटेड रहा है, रीज़न बीइंग कि जो हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये तो थे ही। लियाकत अली खान की बात करें, वित्त मंत्री थे, ये भी थे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर जो गठित हुई थी अंतरिम सरकार उसमें पूछा गया है कि मंत्री नहीं थे वो कौन थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड क्यों है। जब हम बात करते हैं लियाकत अली खान की, तो जब 2 सितंबर 1946 को गठन करा गया था अंतरिम सरकार का, उस टाइम पर ये जो थे मंत्री नहीं बनाए गए थे, ये बने थे आपके 26 अक्टूबर 1946 को। ठीक है, इस लिहाज से ये आंसर हमारा नहीं होगा लियाकत अली खान, और हो भी सकता है क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली पूछा गया है कि 2 सितंबर 1946, जबकि 2 सितंबर 1946 को लियाकत अली खान मंत्री नहीं थे। अबुल कलाम आज़ाद की बात करें, ये तो नहीं थे। इसका मतलब B और C ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, सो इसको याद रखिएगा। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो थे ही इसमें। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में सुनिश्चित की थी, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे। अब ये जो तारीख थी ये थी आपकी 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 इस डेट को, या फिर हम कहें तो इस तिथि को, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया गया था। वायसराय के जो अंतरिम सरकार के फैसलों को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की थी। इन्होंने बोला कि हमें एक अलग जो है राज्य दो, जिसका नाम क्या रहेगा, पाकिस्तान रहेगा। सो यहाँ पर इस तिथि को दंगे फैलाने और आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करने के लिए इस तिथि को चुना गया था कि हिंदू और मुसलमान जो है वो एक साथ नहीं रह सकते, और इस
कार्रवाई में नोआखली में दंगे जो हुए थे वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे, क्योंकि हजार मतलब सैकड़ों लोगों की, हज़ारों लोगों की उसमें जान गई थी जो नोआखली में दंगे हुए थे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नोआखली ये कौन से स्टेट में पड़ता है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस टाइम पर यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी या फिर सोशलिस्ट पार्टी? तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि लेबर पार्टी। हिंदुस्तान को जिस समय आज़ादी दी गई है उस टाइम पर ये जो लेबर पार्टी थी ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में सत्ता में थी, और एटली ये जो थे आपके प्रधानमंत्री थे वहाँ के। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? अब ये क्रिप्स मिशन है, वेवल है, माउंटबेटन प्लान है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि माउंटबेटन प्लान। अब ये जो माउंटबेटन प्लान है ये 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारतीयों को सत्ता सौंपने के रूप में इस दिन को डिसाइड करा गया। लगभग 2 महीने तक माउंटबेटन जो थे वो वार्ता में लिप्त रहे अलग अलग पार्टीज से, और उसके बाद फाइनली ये समझ में आया कि भैया इंडिया को जो है डिवाइड करना ही होगा 2 अलग अलग देशों में, एक इंडिया रहेगा और दूसरा पाकिस्तान। सो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि माउंटबेटन प्लान के तहत ही इंडिया को स्वतंत्रता दी गई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि माउंटबेटन योजना इसका आधार मतलब किस चीज़ का ये आधार बनी? ब्रिटिश शासन की निरंतरता के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, देश के विभाजन के लिए या फिर सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान के लिए? सो यहाँ पर 2 देखिए आंसर हो सकते हैं। अगर हम बी की बात करें कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए, बिल्कुल सही बात है, माउंटबेटन योजना के तहत ऐसा हुआ था और देश का विभाजन भी इसी के तहत हुआ था। तो यहाँ पर बी और सी दोनों ही आंसर हो सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में माउंटबेटन जो ये प्लान था ये कौन सी डेट को आया था, मतलब कौन सी डेट को इसको डिक्लेयर करा गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कब? जनवरी 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947 या फिर अगस्त 1946? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि जुलाई 1947। अगस्त में तो फाइनली हमें जो है स्वतंत्रता दे ही दी गई। अब ये जो माउंटबेटन प्लान था इसके तहत ही ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पारित करा गया, और जिसमें भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अलग अलग डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि डिसाइड की गई। और ये अधिनियम जो था ये 18 जुलाई, ये डेट भी याद रखिएगा, ये अधिनियम जो था 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था, मतलब उस डेट से ये प्रभावी हुआ था। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये प्रभावित हुआ था, ये प्रभावित नहीं होगा, प्रभावी होगा ये, ठीक है। सो आंसर क्या है हमारा? 18 जुलाई 1947। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जो है वो जानी गई? डोरंड योजना, मार्ले मिंटो योजना सुधार, या फिर माउंटबेटन योजना, या फिर वेवल योजना? सो अभी आपने देखा है माउंटबेटन योजना। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। कारण क्या था कि अंग्रेज जो थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद निर्बल हो गए थे, उनके अंदर ताकत बची नहीं थी। तो भैया देखो, कथन और कारण दोनों सही है, कोई भी आपको ऐसे ही तो छोड़ता नहीं है। उसके 2 रीजंस होते हैं, या तो आपके पास अब कुछ बचा ही ना हो, दूसरा ये कि अब सामने वाले के अंदर इतनी ताकत ही ना हो कि आपको कंट्रोल कर पाए। तो यही केस हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, अंग्रेज बेहद कमजोर हो चुके थे। तो क्रिप्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बात बोली थी, उसने बोला था कि एक विकल्प यह था कि भारत में भारी दमन चक्र चलाया जाए, लोगों को मारा जाए, और उसके बाद जो है भारत में अनेकों सालों तक ब्रिटिश फौजें जो है वहां पर तैनात रहें और उसके बाद वो अपना कंट्रोल करती रहें। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो है किसी भी हालत में ब्रिटेन के लोग जो थे उसको परमिट नहीं करते। वो नहीं चाहते कि हजारों लाखों लोगों को मार दिया जाए जस्ट उन पर हुकूमत करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर ब्रिटेन की बात करें तो उस समय उनके पास में जो था पहले ही जनशक्ति की कमी थी, और मतलब ये सब चीज़ जो किसने बोली थी आपकी?
क्रिप्स ने बोली थी हाउस ऑफ कॉमन्स में। सो इस तरीके से हमारे इस आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो होगा वो यहां पर हमारा सही आंसर आएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें यहां पर पूछा गया है आपसे कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक, इसको राजकीय स्वीकृति ये कब मिली थी? अब ये 18 जुलाई 1947 को मिली, 19 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947 या फिर 21 जुलाई 1947? तो भैया ये तारीख है आपकी 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, ये डेट्स बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा, जुलाई 1947। इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, इनके द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडिया का जो फ्रीडम लेजिस्लेचर था या फिर विधेयक था, इसको पेश किया गया था 15 जुलाई 1947। अगली इंपॉर्टेंट डेट 15 जुलाई 1947। इसको जो आपका हाउस ऑफ कॉमन्स था उसके द्वारा, उसके बाद अगले दिन 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इसको स्वीकृत कर दिया गया, इसको पारित कर दिया गया और फाइनली 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो था उसको राजकीय स्वीकृति दे दी गई। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक कथन दे रखा है, एक यहां पर आपको कारण दिया हुआ है। कथन है यहां पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। कारण क्या है कि वह जो थी दो राष्ट्र यानी कि दो अलग अलग राष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे ही आप देखोगे आपको एक बात तो एकदम क्लियर हो जाएगी कि भैया पहला स्टेटमेंट तो चलो बात सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता क्योंकि कांग्रेस। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए।